नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसे मामले को याद करते हैं, एक ऐसे कांड को, एक ऐसे प्रकरण को। कांड का जो प्रयोग है कई बार दो अर्थों में होता है कि एक कांड जो है ख़तरनाक और एक कांड जो है वो कोई भी घटना, लेकिन उसका नकारात्मक प्रयोग ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको प्रकरण कहेंगे। और ये जो किस्सा है ये आज की तारीख से जुड़ा हुआ है। आज 9 अगस्त की तारीख है और आज की तारीख एक ऐसा स्वाधीनता आंदोलन के दिनों में एक ऐसा प्रकरण हुआ था, एक ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे देश को तो हिलाया और साथ में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भी हिला कर रख दिया था। घटना इतनी ज़्यादा व्यापक या बुरी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अपनी दमन नीति के तहत इस एक मामले को लेकर चार क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी और बाकियों को, कुछ को उम्र कैद, कुछ को 10 वर्ष की सज़ा, कुछ को 14 वर्ष की सज़ा। ये सज़ाएं जो इतनी कड़ी थी कि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि ऐसी कड़ी सज़ाएं दी जाएं ताकि एक सबक लोगों को हो कि इन गतिविधियों से दूर रहें। लेकिन होता यह है अक्सर मित्रों कि जब भी दमन होता है, दमन की जो प्रतिक्रिया है वो कई बार व्यापक अपना प्रभाव छोड़ती है। और इस काकोरी कांड ने भी, काकोरी प्रकरण में भी, जिसको कांड आज भी कहा जाता है, तो इस प्रकरण ने भी एक बहुत व्यापक असर छोड़ा। इसमें मित्रों सबसे बड़ी बात ये थी कि उन दिनों जो संगठन थे क्रांतिकारियों के, उनमें रेवोल्यूशनरी, एक तो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट आर्मी थी, वो भी एक अलग संगठन था, और दूसरा संगठन चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में एक तैयार किया था और उसको भी रेवोल्यूशनरी नाम ही दिया गया, क्रांतिकारी दल ही नाम दिया गया। और उस दल के तहत सबसे बड़ी संकट ये होता था कि इनके पास पैसे नहीं होते थे, जज्बा था गज़ब का, देश के लिए सब कुछ कुर्बान करने का, अपनी प्राणों पर खेल जाने का सारा जज्बा था कि देश को किसी भी तरह से इस विदेशी हुकूमत से हमने स्वतंत्र कराना है। इस लक्ष्य को लेकर ये लोग कोई भी जोखिम उठाने को तैयार रहते थे। तो ये जो संगठन था, ये संगठन, इसकी कानपुर में मीटिंग हुई और कानपुर में मीटिंग में यह तय किया गया कि किसी भी तरह संसाधन जुटाने के लिए हमें डकैती के अलावा कोई चारा नहीं है। डकैती में एक सिद्धांत ज़रूर तय किया गया कि हम डकैती डालेंगे तो सिर्फ सरकारी कोष पे डालेंगे, हम किसी निजी व्यक्ति को नहीं लूटेंगे, क्योंकि उससे जो हमारा जो मूल उद्देश्य है उसकी पावनता पर, उसकी सैंक्टिटी पर असर पड़ता है। और ये तय हुआ कि काकोरी एक स्थान का नाम है मित्रों। आजकल काकोरी के नाम पर एक आम भी चलते हैं, काकोरी आम के नाम से बड़ा लोकप्रिय एक आमों की जो एक किस्म है वो भी बड़ी लोकप्रिय हो चली है। और ये लखनऊ से कुछ दूरी पर है, कुछ 15 किलोमीटर की, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर काकोरी स्थित है। और काकोरी से ये तय किया गया, काकोरी की उसी ट्रेन में, उसी रेल में सरकारी ख़जाना जा रहा है और उसको लूटने की एक योजना बनाई गई। अब देख लीजिए, जिनके पास कुछ भी नहीं था, एक माउज़र थे 4, क्रांतिकारी 10, और ये तय हुआ कि किसी भी तरह से हम लोग योजना बनाकर उस ट्रेन को तब रोकेंगे जब काकोरी स्टेशन से थोड़ी सी आगे वो चली जाएगी। और यही हुआ। अब उनमें नाम बड़े बड़े लोगों के थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, और मनमथनाथ गुप्त थे, और बहुत सारे नाम, बहुत जो मंजे हुए क्रांतिकारी माने जाते थे, जिनकी कोई भी जोखिम उठाने की सामर्थ्य का कोई जवाब नहीं था, वो सब लोग इसमें शामिल थे। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और कई लोग शामिल थे। अब काकोरी जो ही वहाँ से ट्रेन चली, थोड़ी दूर जाकर मनमथनाथ गुप्त ने, या शायद लाहिड़ी ने, जिसकी भी ड्यूटी, जिसका दायित्व लगा था, उसने वो ट्रेन जो है वो रोक दी, जंजीर खींची। जंजीर खींचने पर जैसे होता है निर्धारित तौर तरीका कि ट्रेन रुक गई, और रुकते ही उन्होंने जो गार्ड के कक्ष में जो सरकारी ख़जाना रखा था, उस सरकारी ख़जाने का जो बहुत बड़ा बॉक्स था, उसको लूटने का प्रयास किया, उसका ताला तोड़ने का,
पहले उस बॉक्स को नीचे गिराया ट्रेन से, फिर उसका ताला तोड़ने का प्रयास किया, और ताला तोड़ने का जब प्रयास सफल नहीं हुआ तो राम प्रसाद बिस्मिल और एक व्यक्ति और उस पर ताले पर हथौड़ों से चोट करने में लग गए कि शायद इस तरह से खुल जाए। ताला काफ़ी मजबूत था, सरकारी, आफ्टर ऑल उसमें नकदी थी, मुद्रा थी, पैसे थे। तो आखिर में मनमथनाथ गुप्त के हाथ से मौज़र से गोली भी चल गई। अब गोली उसने चलाई तो इसलिए कि मौज़र हाथ में था और बाकी लोग ताला खोल रहे थे, चलाई इसलिए कि आतंक आसपास फैले, लेकिन उसमें एक मुसाफिर भी उससे मारा गया। बहरहाल ख़जाना लूट लिया गया, और ख़जाना लूटने के बाद वो लोग वहाँ से रफू चक्कर भी हो गए, ताला टूट गया। आखिर ताले पर भी एक मौज़र से फायर किया गया, और बाद में किसी को, सरकार को भनक नहीं चली कि ये कैसे हुआ। आखिर ये स्कॉटलैंड यार्ड, जो कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी गुप्तचर एजेंसी है, उसको दायित्व सौंपा गया कि इसकी जांच कीजिए। ये तो बड़ी एक जोखिम भरी बात है, अगर सरकारी ख़जाना लूटने की नौबत आ गई है तो ये लोग कल को कुछ भी, किसी भी बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं, इसलिए इनका सुराग मिलना चाहिए। और सुराग के लिए मित्रों, गलती कहीं ना कहीं भूल हो जाती है। जब क्रांतिकारी जो हैं, जब किसी हड़बड़ी में कोई बहुत बड़ा काम करते हैं तो उस वक्त वो पेशेवर अपराधी नहीं होते। उनके सामने तो लक्ष्य ये होता है कि संसाधन जुटाए जाएं और ब्रिटिश साम्राज्य के ख़िलाफ़ जो जंग है, इस जंग के लिए कहीं से हथियार उसी पैसे से ख़रीदे जाएं, और कोई उनका मकसद नहीं होता। अब उसी चक्कर में क्या हुआ कि एक क्रांतिकारी की, उस दल में एक बनवारी लाल नाम के श्रीमान जी थे क्रांतिकारी, तो उसकी चादर कहीं वो रह गई, और चादर से पता चला कि ये चादर फ़लाँ शहर से ख़रीदी गई थी। उस शहर में जाके जब छानबीन हुई तो पता चला ये बनवारी लाल की थी। बनवारी लाल को पकड़ लिया गया, और बनवारी लाल कुछ कमज़ोर निकले, या कुछ उनके सुराग उनसे ऐसे लीक हो गए जिनसे ये स्पष्ट हो गया कि इनमें कौन कौन शामिल था। अब धरपकड़ शुरू हुई तो धरपकड़ में ये धर लिए गए सारे लोग। उसमें से कुछ एक तो पूरा, क्योंकि सीधा हाथ ना होने के आधार पर बच गए, और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और एक और, ये तीनों क्रांतिकारी जो हैं, ये विशेष रूप से इन्होंने कहा कि हम अपना केस भी खुद लड़ेंगे और हम अपनी वकालत भी खुद करेंगे। तो बहरहाल हुआ ये कि इनमें से जो मुख्य रूप से जो अपराधी थे, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। बाकी मनमथनाथ गुप्त को 14 साल की, क्योंकि उसके पिस्तौल से गोली चली थी, मौज़र से। मनमथनाथ गुप्त मित्रों बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे, और क्रांतिकारियों का जो प्रामाणिक इतिहास मिलता है उसमें जो लेखक के रूप में जो लोग शामिल हुए वो मनमथनाथ गुप्त। उनका लिखा हुआ क्रांतिकारी इतिहास आज भी बड़ा काफ़ी हद तक प्रामाणिक माना जाता है, यद्यपि ये कहा जाता है कि वो भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण नुक्ते छोड़ गए। क्यों छोड़ गए, इस बात का कोई जवाब दिया नहीं जा सकता आज की तारीख में। और इसी बीच में दूसरी जो पुस्तक जो क्रांतिकारियों के बारे में विवरण के साथ आई थी वो यशपाल की थी, हिंदी के लेखक यशपाल, जिनका उपन्यास झूठा सच बड़ा ही लोकप्रिय उपन्यास माना जाता है। और यशपाल की जो क्रांतिकारियों का इतिहास पुस्तक थी उसका नाम था सिंहावलोकन। वो 3 जिल्दों में थी, 3 खंडों में थी, और उसको भी काफ़ी हद तक क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का एक दस्तावेज़ माना जाता है। अब ये इसलिए काकोरी केस इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि जब इनको अदालत में पेश किया जाता था तो तब ये लोग 2 ही गीत गाते थे। एक तो सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। और इस गीत को लेकर एक भ्रम ये भी था कि ये राम प्रसाद बिस्मिल ही, क्योंकि इसमें वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। तो उसमें खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद। और इस तरह से बिस्मिल का नाम भी, उनका जो तखल्लुस था वो भी आता था। तो तखल्लुस से बहुत सारे लोगों ने समझा कि राम प्रसाद बिस्मिल की है, लेकिन ये राम प्रसाद बिस्मिल की नहीं थी। उन्होंने स्वयं भी स्पष्ट किया था, कभी दावा भी नहीं किया था। लेकिन क्योंकि ज़्यादा वो गाते थे इसलिए वो उनके नाम से वाबस्ता हो गई। वैसे शायर का नाम दूसरा था, जिन्होंने लिखा था वो शायर दूसरे थे, वो भी बिस्मिल ही अपने आप को तखल्लुस उनका चलता था।
तो मित्रों, इस तरह से दूसरा उनका जो गीत लोकप्रिय होता था, जो अदालत में भी गाते थे और जेल में भी गाते थे, वो रंग दे बसंती चोला। इन दो गीतों के सहारे उन्होंने एक क्रांति की एक ज्वाला प्रज्वलित की थी, जो कि बहुत ज़्यादा उसका व्यापक असर हुआ देश भर में। और इस तरह से जो शहादत की जो एक बहुत बड़ी घटना थी, ये उस दिन आज की तारीख को गुज़री थी, आज की तारीख तो हुई थी। और इसमें जोखिम जो था वो क्रांतिकारियों का, उनकी जो बहादुरी थी, अपनी जान पर खेल कर भी कुछ भी करने की जो उनकी सामर्थ्य थी, जो उनकी एक जज्बा था उनके भीतर, वो बड़ा गज़ब का था। और उसी जज्बे को प्रणाम करने के लिए आज का दिन याद किया जाता है। शुक्रिया दोस्तों।